नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कैलाश विजयवर्गीय के लड़कियों को लेकर दिए गए बयान पर कैसे घमासान मचा है। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। मैं आपको बताऊंगा माफिया पर एक बार फिर सीएम योगी ने क्या बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे समर सिंह पर शिकंजा अब कसा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से अपने बयान की वजह से चर्चाओं में हैं। हनुमान जयंती पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कुछ महिलाएं ऐसे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि मन करता है उनको कार से उतरकर थप्पड़ मार दें। वो पूरी शूर्पणखा लगती हैं। कैलाश विजयवर्गीय का ये विवादित बयान सामने आया है और उनका कहना कि लड़कियां गंदे कपड़े पहनती हैं। तो ये विवादित बयान कैलाश विजयवर्गीय की ओर से दिया गया है और इस विवादित बयान की चर्चा हर ओर हो रही है। अब कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान लड़कियों के कपड़ों को लेकर, कपड़े देखकर मारने का मन करता है। विजयवर्गीय ने यह बात कही है। ऐसे कपड़ों में उन्होंने जो है अपनी इस शब्दों में लड़कियां पहनती हैं गंदे कपड़े। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे में नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोलूंगा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर किया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ। इंदौर हर बात में नंबर 1 है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान का मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने समर्थन किया और कहा कि लड़कियों पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है और इससे बचने की जरूरत है। हमारे वस्त्र कैसे हों, हमारा रहन सहन, हमारा भोजन, हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होना चाहिए। हमारे वस्त्र इतने शालीन और इतने सभ्य होना चाहिए जब हम सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं कि हमारे को देखकर किसी के भी मन में कोई दुराभाव कभी भी जन्म ना ले। तो हम हमारी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी सनातन परंपराओं को पहचाने और सात्विकता के विस्तार पर हमारी संस्कृति सदैव सबसे ज़्यादा जोर देती है कि हम संस्कारवान होकर सात्विकता का वातावरण तैयार करें। वो घर परिवार, वो शैक्षणिक स्थल, वो सार्वजनिक स्थल हो, हमें मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा ऐसी वेशभूषा, ऐसे विचार जो लोगों को सकारात्मकता से भरें, सात्विकता से भरें, ऐसी जीवन पद्धति अपनाना चाहिए। हमने आपको दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर यात्रा करने वाली रिदम की खबर दिखाई थी। जब रिदम से उनके कपड़ों को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि गंदगी कपड़ों में नहीं बल्कि देखने वालों की नजरों में है। देखिए क्या कह रही है रिदम। आप पहन रहे हो कपड़े, पर इस तरह के भी नहीं पहनने चाहिए कि लोग देखकर शर्मिंदा हो आपको। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो पहनूं। ऐसे राइट्स होने चाहिए लोगों के पास कि वो कंप्लेंट कर सके ऐसे लोगों की। ये ठीक नहीं है इतना। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? यही कहना है दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनने वाली लड़की रिदम चनाना का। रिदम चनाना के मेट्रो में बिकनी में सफर करने पर सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। लोग लड़की सही है या गलत, इस पर आपस में भिड़े हुए हैं। उर्फी जावेद की तरह कपड़े पहनने को लेकर इसके पक्ष और विपक्ष में खूब बातें हो रही हैं। इस बीच ट्विटर पर भूचाल का कारण बनी रिदम चनाना ने सामने आकर अपना पक्ष भी रखा है। आजकल दिल्ली मेट्रो चर्चाओं में है। चर्चा की वजह दिल्ली मेट्रो नहीं है बल्कि उसमें होने वाली हर रोज लोगों की अश्लील हरकतें हैं। आजकल रिदम चनाना नाम की लड़की की वजह से मेट्रो चर्चाओं में है और चर्चा का मुद्दा है उसका पहनावा।
दरअसल रिदम बिकनी पहनकर मेट्रो में सफर कर रही है, जिसे देखते ही लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी शर्म से अपनी आंखें झुका लेती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब ये हर तरफ चर्चा का मुद्दा बन गया है कि क्या पब्लिक प्लेस में इस तरह के कपड़े पहनकर निकलना ठीक है। देखिए रिदम किस तरह इन कपड़ों में पब्लिक प्लेस में सफर कर रही है। हालांकि रिदम का कहना है, मैं कई बार मेट्रो में ऐसे ही कपड़े पहनकर सफर करती हूँ। आज तक किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन अब किसी ने मेरा वीडियो वायरल कर दिया है। रिदम का मानना है, मेरे ऐसे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि लोगों के नजरिए में गंदगी है, जो मुझे उस निगाह से देखते हैं। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? शक्ल देखिए अपनी। रिदम बताती हैं कि उन्हें पिंक लाइन पर ऐसे कपड़े पहनने पर मेट्रो में एंट्री नहीं दी गई थी, ट्रैवल भी नहीं करने दिया था, उन्हें मना किया गया। लेकिन उसके बाद किसी भी मेट्रो लाइन पर उन्हें किसी ने नहीं रोका। आपको बता दें, रिदम पंजाब की रहने वाली हैं और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली आई हैं। हालांकि दिल्ली की लड़कियों की भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर सामने आई है। आप भी सुनिए रिदम के पहनावे पर दिल्ली की लड़कियां क्या कहती हैं। आप पहन रहे हो कपड़े, पर इस तरह के भी नहीं पहनने चाहिए कि लोग देखकर शर्मिंदा हो आपको। मतलब हम खुद ही नहीं देख पाएंगे, हम खुद नजरें अपनी नीचे कर लेंगे। आप पहन रहे हो तो देखकर पहनो ना, कि अब बॉडी जरूरी नहीं आप दिखाओगे तभी आप सुंदर दिखोगे या उससे आप फेमस होगे या लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बोल सके ऐसे नहीं पहनने चाहिए। हमें भी बोलते हैं हमारे पेरेंट्स की तुम मत पहनो, तो इसलिए उन्हें ऐसे नहीं पहनने चाहिए। मतलब ऐसे राइट्स होने चाहिए लोगों के पास कि वो कंप्लेंट कर सके ऐसे लोगों की, ये ठीक नहीं है इतना। ठीक है फैशन होता है, बट ऐसा कौन सा फैशन होता है कि आप ऐसे कपड़े पहनोगे। हालांकि पहनने की आजादी पर किसी को रोक नहीं है, सभी अपने तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन आजादी के नाम पर फूहड़ता दिखाना गलत है। अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, जिससे किसी की भावनाएं आहत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया पर एक बार फिर से सीएम योगी ने करारा वार किया है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में कानून के खिलाफ जाने वालों की सिट्टी पिट्टी गुम है। यूपी में ताबड़तोड़ माफियाओं पर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर लगातार गरज रहा है। माफिया पर कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं पुलिस का ऑपरेशन क्लीन देखने को मिल रहा है, तो कहीं माफिया का घर बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। माफियाओं पर सीएम योगी की सख्ती से सभी परिचित हैं। आज गोरखपुर के नरकटा में टेक्सको बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा, जिस प्रदेश में पहले दंगे और बम बरसते थे, वहां राम भक्तों पर फूल की बारिश हो रही है। रामनवमी के मौके पर गैर बीजेपी नेतृत्व वाले प्रदेशों में दंगे हो रहे थे। वहीं अयोध्या में 35 लाख राम भक्तों की मौजूदगी के बाद भी एक तिनका नहीं हिला। अब प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। प्रदेश में कानून के खिलाफ जाने वालों के सिट्टे पिट्टे गुम है, उनकी पैंटें गीले हो रही हैं। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। सरकार माफियाओं पर सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी लगातार बता रहे हैं, यही कारण है कि यूपी के कानून व्यवस्था की हर ओर चर्चा हो रही है और बदमाश और माफिया यूपी में डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
फरार शूटर्स की तलाश में जुटी पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले हैं। शूटआउट के हर किरदार का रोल अब उजागर हो चुका है, तो वहीं शूटर्स को दिए गए आईफोन से जुड़ी अहम जानकारी हाथ लगी है। पुलिस उस दुकान तक भी पहुंच चुकी है जहां से 16 मोबाइल फोन और सिम खरीदे गए थे। क्या है 16 मोबाइल फोन की मिस्ट्री, आइए देखते हैं। सोलह की साजिश में उलझी पुलिस। उमेश पाल शूटआउट का आईफोन कनेक्शन। शूटरों को बचा रहा टेक्नो फ्रेंडली असद। उमेश पाल शूटआउट में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार नया पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें शूटआउट से पहले साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। जांच एजेंसियों की जांच पड़ताल में इस बात का पता लगा है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे असद ने शूटआउट का प्लान तैयार किया था। शूटआउट से पहले 16 आईफोन और 16 सिम खरीदे गए थे। ये आईफोन और सिम कटरा के एक बड़े मोबाइल कारोबारी की दुकान से खरीदे गए थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने कारोबारी के बेटे से संपर्क किया था और उसके जरिए ही 16 आईफोन मंगवाए गए थे। जांच एजेंसियां अब आर्थिक तौर पर अतीक अहमद के गैंग की कमर तोड़ने के लिए तमाम लोगों के खातों की जांच कर रही हैं। उसी कारोबारी परिवार के युवक ने फर्जी आईडी दिए जाने पर सिम भी मुहैया कराए थे, इसलिए पुलिस की जांच के दायरे में कारोबारी का बेटा भी आ गया है, जिसने फर्जी आईडी पर सिम मुहैया कराया था। किसी को शक न हो, इसके लिए सिम लेने के लिए सिर्फ प्रयागराज की आईडी प्रूफ का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि प्रयागराज के साथ कौशाम्बी और दिल्ली के पते की फर्जी आईडी भी इस्तेमाल की गई थी। पुलिस पूछताछ कर रही है और असद के साथ उसके संबंधों का भी पता लगा रही है। इसके साथ ही साथ किन किन नामों पर ये सिम खरीदे गए थे, ये भी जानकारी जुटाई जा रही है। माना यह जा रहा है कि कुछ लोग प्रयागराज, कुछ कौशाम्बी और कुछ दिल्ली के आईडी पर ये सभी सिम खरीदे गए थे, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है और माना यह जा रहा है कि इसके जरिए भी पुलिस को अहम क्लू मिलेंगे। 16 मोबाइल और सिम कार्ड खरीदने के पीछे असद का ही शातिर दिमाग था, जिसने पुलिस को चकमा देने के लिए उन्हीं आईफोन में से अपना आईफोन लखनऊ में छिपा दिया था, ताकि पुलिस को बरगलाया जा सके। साथ ही सभी शूटरों के साथ की गई सीक्रेट मीटिंग में हिदायत दी गई थी कि शूटआउट को अंजाम देने के बाद कैसे मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल पुलिस को चकमा देने के लिए करना है। ये जानकारी भी मिली है कि सभी ने उमेश पाल शूटआउट के बाद अलग अलग फोन इस्तेमाल किए। शूटर्स को और कुछ अन्य लोगों को ये मोबाइल फोन, आईफोन दिए गए थे और इसके अलावा 2-2 सिम भी दिए गए थे, ताकि अपनी लोकेशन बदलते रहें और इंटरनेट कॉल के जरिए आपस में बातचीत करें। यही वजह है कि पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। अब तक 3 आईफोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने अब तक 3 आईफोन बरामद किए हैं। पहला आईफोन असद के लखनऊ फ्लैट से, दूसरा रैकी करने वाले मोहम्मद सजर के पास से और तीसरा फोन अतीक के ध्वस्त घर के मलबे से बरामद किया गया। मोहम्मद सजर के पास मिले आईफोन के बाद पुलिस को पता चल गया कि आईफोन कटरा से खरीदे गए थे। प्रयागराज शूटआउट में शामिल ए कंपनी के सभी शूटरों और गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।